हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा चैप्टर, या फिर कुछ कहूँ तो बहुत ही थोड़े से सेक्शन से इस टॉपिक के अंदर। सीए फाइनल लेवल की सीरीज़ चल रही है। आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, कुछ चैप्टर्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि टाइटल आपको दिख रहा है, हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि AT NCLAT इसके बारे में बात करेंगे। 420 से ये कुछ आगे के सेक्शंस है, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं। पूरी ये यूनिट कवर करनी है, ये चैप्टर कवर करना है, इसलिए छोटे से वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि मेन सेक्शंस जो है वो आप याद रख लीजिए, डेडलाइन आप याद रख लीजिए, कुछ कीवर्ड्स आप याद रख लीजिए, जिससे ये होगा कि आपने सिलेबस में ये टॉपिक छोड़ा ना हो। सो सेल्फ स्टडी से बेटर ये वीडियो देखना होगा। विद ICI मॉड्यूल के नोट्स हमने जो समराइज्ड तरीके से तैयार करे हैं उनसे हम पढ़ेंगे, जैसे पुराने वीडियोस में पढ़ते थे, और इस चैप्टर को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। NCLT एंड NCLAT फ्रॉम सेक्शन 420 ऑनवर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों, ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आप सभी से। टॉपिक का नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। आप सब सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो सीए फाइनल के बच्चे नहीं देख रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए, जो यहाँ पर CS का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई दूसरे कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, जिनको सिर्फ एक नॉर्मल सा आइडिया चाहिए कि NCLT और NCLAT है क्या, तो उनके लिए यहाँ पर मैं बेसिक्स आपको समझाता हूँ। देखिए, हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पर एक्ट बनाया जाता है, जो रूल्स बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहाँ पर एक सुप्रीम बॉडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस बॉडी का यहाँ पर यूज़ क्या होता है? वो बॉडी यहाँ पर ये काम करती है कि सारे रूल्स को रेगुलेट करेगी। जितने भी हियरिंग्स होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगे, केसेस चलेंगे, उनको वो सुनेगी, और वहाँ पर उन प्रोसीडिंग्स के लिए अगेंस्ट में या फिर उनके लिए हित में जो भी केस रहेगा, वहाँ पर वो ऑर्डर्स पास करेगी। राइट। इसी तरीके से यहाँ पर कंपनी जो वर्ड है, जो टर्म है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल बॉडी है, परपेचुअल सक्सेशन है, सो एंड सो इतने मेंबर्स हो सकते हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है ना। पूरी कंपनी यानी किसी भी तरीके की कंपनी हो, कोई भी इशू हो, अगर उन कोई भी इश्यूज के लिए यहाँ पर कोई एक ऐसी सिंगल बॉडी होनी चाहिए जिसके पास हम जाए और हमारा काम हो जाए। मींस एक कंपनी को यहाँ पर अपील करना है तो वो उस बॉडी के पास में जाए। उस कंपनी को यहाँ पर कुछ दूसरे प्रोविजंस में प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर किसी से तय कराना चाहती है कि क्या करे, तो वो इस बॉडी के पास में जाए। मींस सिंगल बॉडी सोल्यूशन यहाँ पर निकालना था। तो यहाँ पर बनाया गया नेशनल, नाम देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। ये ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया है जो नेशनल वाइड यानी कि नेशन वाइड यहाँ पर सभी कंपनीज के लिए, जो कंपनीज एक्ट 1956 पुराना बोलिए या फिर 2013 नया बोलिए, जो भी कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है, अगर उनको कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ की अपील करनी है, प्रोसीडिंग्स फाइल करनी है, तो वो कहाँ जाएगी? वो इस ट्रिब्यूनल के पास में आएगी। तो सर, आगे के वर्ड्स AT क्या है? AT है एपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इनसे भी ऊपर। तो जो ट्रिब्यूनल है उससे ऊपर होता है AT यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो याद क्या रखना है कंपनी के लिए? सो यहाँ पर करना क्या है? कुछ नहीं, जो बॉडी बनाई गई है NCLT NCLAT, तो उनके पास में सिंगल स्टॉप सॉल्यूशंस यहाँ पर निकाले गए हैं, तो उसी फॉर्मेट पे हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन के नाम पे मैं आपको समझा चुका हूँ, जो भी चीज़ें मैंने बोली है वही है। अब मेरा चैप्टर का नाम है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर आप बात करेंगे तो पहले क्या NCLT के पहले भी कुछ था क्या यहाँ पर? यानी कि कोई दूसरे बोर्ड्स तो होंगे जिनके पास में सॉल्यूशंस के लिए, अपील करने के लिए, प्रोसीडिंग्स को चालू करने के लिए, खत्म करने के लिए जाया जाता था। यस, बिल्कुल थे। यस, पास्ट में कुछ यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बनाने वाली ऐसी बॉडी थी जो यहाँ पर रेगुलेट करती थी। तो क्या था? इन द पास्ट देयर वर नंबर ऑफ क्वासी जुडिशियल फोरम्स एंड ट्रिब्यूनल्स टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड जुडिशियल सेटलमेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस इश्यूज। किसी भी तरीके का बिजनेस इशू होता था तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वासी जुडिशियल फॉर्म्स थे, फोरम्स थे और ट्रिब्यूनल्स थे। ठीक है, अलग अलग मैटर्स के लिए। नाउ कंपनी एक्ट 2013, तो पहली चीज़ सबसे पहले ये लाया कौन? तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि बॉस NCLT और NCLAT का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था, वो 2013 वाले कंपनीज एक्ट के साथ में आया है। बिल्कुल सही बात है। NCLT
इज सेटअप टू ब्रिंग ऑल लॉसूट्स पर्टेनिंग टू कंपनीज अंडर वन बॉडी। क्या मैं आपको बता चुका हूँ? यस, एक बॉडी के अंदर में सारी चीजें लानी है तो वो ये काम होगा। इसने किसको रिप्लेस किया है? CLB, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड पहले था, क्या वो अकेला था? नहीं, और भी दो तीन चीजें थी। क्या था? BAIFR, यानी कि क्या होता है ये? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और क्या था? एपेलेट अथॉरिटी थी, यस, फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि पहले एपेलेट अथॉरिटी अलग से थी, पहले BIFR यानी कि एक बोर्ड बनाया गया था किसके लिए? इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और पहले कंपनी लॉ बोर्ड भी था। तीन तीन बॉडीज के पास में जाना पड़ता था अलग अलग इश्यूज के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए और अपील करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया? NCLT बना दिया है, एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, और एपेलेट ट्रिब्यूनल उससे ऊपर बना दिया है। सिंगल बॉडी सारा काम संभालेगी, कंपनी रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो। ये आया कब है? तो फर्स्ट डे ऑफ जून 2016। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1 जून 2016 को ये हमारे सामने यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपॉइंट किया गया। ठीक है, सारे प्रोसीडिंग्स और केसेस जो अभी तक CLB के पास में थे, जो BIFR के पास में थे, जो एपेलेट अथॉरिटी के पास में थे, वो सब के सब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास में? एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल के पास में। सो पुराने केसेस 1 जून 2016 ऑनवर्ड्स नए आएंगे, वो तो इन्हीं के पास में आएंगे। जो पुराने वो ट्रांसफर होके इनके पास में आ चुके होंगे। मेन क्वेश्चन, सर होता कौन कौन है? यहाँ पर अगर हम बात करें NCLT की, तो NCLT के अंदर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स वहां पर होते हैं। नाउ डिटेलिंग क्या हमको करना है? नहीं, मॉड्यूल में आपके पास में डिटेलिंग नहीं दी गई है, तो हम वहां तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ठीक है, बट आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि है कौन कौन। तो आप इसमें ये बोलेंगे कि भैया NCLT जो होता है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, और यहाँ पर टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो जब भी यहाँ पर मेंबर बोला जाएगा तो वो NCLT का है कि NCLAT का है? बोथ। ठीक है, वेन एवर अ मेंबर इज सेड, अ मेंबर जहां भी वर्ड आएगा आप उसको वही समझिएगा। ठीक है ना, एनी पर्सन अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ NCLT। NCLT से बॉस आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ जाओगे? उन्होंने बोला NCLT के पास में चले जाना, जहाँ पर चेयरपर्सन होता है, CP होता है। यहाँ भी जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 11 की लिमिट कहाँ पर दी गई है? 11 की लिमिट दी गई है NCLAT के अंदर। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स बनाएगी। नाउ क्या NCLT और NCLAT एक सिंगल विंडो है क्या सेटलमेंट के लिए? यस, सिंगल विंडो सेटलमेंट हर डिस्प्यूट के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसके ऊपर कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? तो आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, सबसे पहला सेक्शन आएगा यहाँ पर। वहां पर वो सेक्शन क्या बोलता है कि बॉस नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो होता है। यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल को लगेगा वो वैसा सही करेगा, नेचुरल जस्टिस वहाँ पर करेगा। वहाँ पर कुछ सिविल प्रोसीजर उनके ऊपर फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, बट हाँ IBC यहाँ पर गवर्नमेंट आई है। IBC क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आपके इकोनॉमिक लॉस के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ तक कि IPCC में भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। सो यहाँ पर IBC के कुछ प्रोविजंस आपके ऊपर फॉलो होंगे। कंपनीज एक्ट आपको वहाँ पर देखना होगा, दोनों कंप्लीट हार्मनी में चलेंगे और आप नेचुरल जस्टिस के हिसाब से वहाँ पर काम करिए। ठीक है, सो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन हुआ जो हमने यहाँ पर देखा है कि NCLT और NCLAT को क्यों बनाया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। केसेस क्या क्या याद रखना है? पहले CLB, BIFR और एपेलेट ट्रिब्यूनल था। यहाँ पर एपेलेट अथॉरिटी थी, इनफैक्ट AA के नाम से बोला जाता था। 1 जून 2016 को यहाँ पर लाया गया। ये कंपनीज एक्ट 2013 की करतूत है, यानी कि वो इस चीज को यहाँ पर लाया है। यहाँ पर NCLT NCLAT दोनों में, एक में प्रेसिडेंट एक में चेयरपर्सन होता है, दोनों में जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। NCLAT में मैक्सिमम 11 मेंबर्स का यहाँ पर रूल बोला गया है। अगर हम देखें क्या अप्लाई होगा तो यहाँ पर IBC, कंपनीज एक्ट, ये सब के प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि ट्रिब्यूनल को फॉलो करने पड़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा पहला सेक्शन 420 ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सेक्शन है 420। 420 से स्टार्ट कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो? कैसे याद रखेंगे सर इसको हम? तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे यार, 420 यानी कि 420 अगर आपको करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रिब्यूनल यहाँ पर आपका ध्यान रखने वाला है। ठीक है, सो 420 के यानी कि डिस्प्यूट्स होते हैं ना, डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है उसके लिए किसको बनाया गया? ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल यहाँ पर ऑर्डर देगा। उसका ऑर्डर कैसे होगा? सिंपल सी बात है, देखिए पूरा जो ये
यहाँ पर आपको वीडियो है ना बहुत सिंपल बेसिक है, मैं आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी के हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ। हम सारे मेन पॉइंट्स कंटेंट को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऑर्डर दोगे तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH, ठीक है ना। OOBH तो आपको देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, इंसान से तो गलती हो ही जाती है, ट्रिब्यूनल के अंदर बैठे तो इंसान ही है, ऑर्डर दे दिया, अमेंडमेंट करना है, ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने हैं, कब तक कर पाओगे, 2 साल के अंदर अंदर कर लो। अगर आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक है, उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, आप उसको अमेंड करना चाहते हैं ऑर्डर को, तो वो अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पार्टीज ही आपको नोटिस में लाती है कि बॉस आपने मिस्टेक कर दी, आपने एक पॉइंट तो देखा ही नहीं था, तो आप ज़रा ऑर्डर को अमेंड कर दीजिए। तो 2 साल के अंदर अंदर ऑर्डर अगर आपने दिया है, लेट्स से आपने 1 जून 2018 को आपने ऑर्डर दिया है, तो इसके 2 साल के अंदर अंदर आप उसको अमेंड कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है, NCLT ने ऑर्डर पास किया 1 जून 2018 को, उसके बाद में पार्टीज ने, ठीक है, उसको यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में भेज दिया और अपील कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी ऑर्डर अपील के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पर NCLT उसको अमेंड कर पाएगी? क्या बेइज्जती कर रहे हो सर। जब एपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास में अपील में कोई चीज़ आ चुकी है, तो आप उस पुराने ऑर्डर को कैसे करोगे, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने यही बोला है, प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अंडर दिस एक्ट। अपील में जा चुके हो तो चुपचाप बैठे रहो, तो फिर अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। और जो भी अमेंडमेंट आता है ऑर्डर का, उसकी कॉपी पार्टीज को भेजनी पड़ेगी। सो यहाँ से क्या है टेक अवे, 420 करना है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अमेंडमेंट कर सकता है 2 साल तक मैक्सिमम, और अगर अपील है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जा चुकी है, तो फिर अमेंडमेंट नहीं होगा। कॉपीज जो है वो भेज दीजिएगा पार्टीज को अमेंडमेंट ऑर्डर की। सो दोस्तों, अब ये एक एक लाइन के सेक्शन से 420 हमने खत्म कर दिया है, 421 हम करते हैं। भैया ट्रिब्यूनल से प्रॉब्लम है, जाएंगे किसके पास में, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे, बराबर है। तो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, किसके पास जाओगे भैया, हमने बोला हम जाएंगे सर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में। एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाना है तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी ना, यस। बट उन्होंने सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला है, उसको मैं बाद में बोलूँगा, ठीक है। पीरियड बताइए, अपील कब तक फाइल कर सकते हो, तो उन्होंने कहा 45 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। जब से ऑर्डर आया है किसका, ट्रिब्यूनल के, उसके 45 डेज में आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हो। क्या सर कोई एक्सटेंशन मिल सकता है, यस, प्लस 45 डेज मोर। सो ये सिंपल सी बात हो गई, 45 डेज में जब से आपको ऑर्डर मिला है ट्रिब्यूनल का, आप अपील कर सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में। अगर उससे लेट आप जा रहे हैं तो 45 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये एपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पर जो रीज़न देगी वो सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द एपेलेट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन दैट पीरियड। यानी कि जेन्युइन रीजन से हम यहाँ पर फाइल नहीं कर पाए, 45 डेज का एक्सटेंशन हमको चाहिए, दे दिया जाएगा। सो आपको क्या याद रखना है, 421 में 45 प्लस 45, ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाना है। तो फिर वही चीज़ है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आप सब जगह डाल ही दीजिएगा, और कॉपीज टू द पार्टीज आपको भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको ट्रिब्यूनल को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर ऑर्डर दिया था, अपील हुई, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में आया, एपेलेट ट्रिब्यूनल अगर कोई चेंजेस करता है, ऑर्डर वो पास करता है, अगेंस्ट में पास करता है, फॉर में पास करता है, जो भी है, ऑर्डर का कॉपी ट्रिब्यूनल को और पार्टीज को दोनों को भेजना पड़ेगा, ठीक है। 421। अच्छा, ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल, क्या दोनों को कोई डेडलाइन दी गई है, आपको कुछ एक्सपीडिटियस तरीके से यानी कि स्पीड से आपको क्या डिस्पोजल करना है केसेस का, तो उन्होंने कहा यस, स्पीडी डिस्पोजल यहाँ पर बोला गया है। हर एक एप्लीकेशन पिटिशन जो भी ट्रिब्यूनल के पास में या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में आ रहा है, उन लोगों को 3 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ्स from the date of its presentation before the tribunal and filing of the appeal before the appellate tribunal, जब से आपके पास में केस आया है, वो केस की एप्लीकेशन जब से आई है, आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। सर थोड़ा डिले चलेगा क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आप जो भी रीजंस यहाँ पर दे रहे हैं अगर वो सही लगते हैं तो हम आपको 90 डेज का यहाँ पर एक्सटेंशन दे सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। बट उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
आपको जो भी रीजंस है उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि व्हाई यू हैव नॉट डिस्पोज दिस एप्लीकेशन और पिटिशन एंड इट्स बीन मोर देन 3 months। तो आप बताएंगे ये रीजंस था, राइटिंग में बताएंगे, सफिशिएंट लगता है तो आपको 90 डेज का और आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ऊपर 421 में 45 हुआ, 422 में यहाँ पर क्या हो रहा है 3 months प्लस 90 डेज। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मैंने आपको कहा था एक एक लाइन के सेक्शन से देखते जाते हैं और ऊपर जाना है बॉस। एपीलेट ट्रिब्यूनल से मन नहीं भर रहा है, एपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट में भी हमको अपील करना है। कहाँ जाओगे बच्चा? सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे हम। सुप्रीम कोर्ट 423। हो अगर कोई पर्सन यहाँ पर एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी अग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है 60 डेज में। यहाँ पर जब से एपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर दिया है उसके 60 डेज में आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास में। सर 60 डेज से ज़्यादा हो सकता है क्या? सेम रीज़न, सबको चीज़ें सही लगती है तो प्लस 60 डेज का आपको यहाँ पर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चले तो अगर यहाँ पर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाना है तो 45 + 45। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना है तो 60 + 60। ठीक है, दोनों केसेस कितने टाइम में खत्म करेंगे? 3 months प्लस 90 डेज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी इस तरीके से। चले आगे चले, बहुत इजी सेक्शन है। प्रोसीजर क्या है सर? ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल किस प्रोसीजर से यहाँ पर काम करते हैं? हमने स्टार्टिंग में आपको बोला है नेचुरल जस्टिस के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको ये सब बकवास चीज़ें फॉलो नहीं होती सिविल प्रोसीजर। बकवास से मतलब ये है कि यहाँ पर यार ट्रिब्यूनल है यार, वो हर केस को अपने इंडिविजुअल तरीके से देखेगा, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। बट हाँ, उसको कुछ प्रोविजंस है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के और कुछ अदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं अंडर द एक्ट, वो सब उसको यहाँ पर खुद के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो खुद के प्रोसीजर यहाँ पर बना सकता है नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए। बट सर सिविल प्रोसीजर आपने बोला उसको फॉलो करना है, शैल नॉट बाइंड, सिविल प्रोसीजर शैल नॉट बाइंड ट्रिब्यूनल एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये बात तो आपने सही बोल दी। बट क्या पावर्स रहती है सिविल प्रोसीजर वाली, सिविल कोर्ट वाली? उन्होंने कहा ये सारी पावर्स रहती है इनके पास में। साला किसी को भी पकड़ के ला सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं उसकी अटेंडेंस, डिस्कवरी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एविडेंस रिसीव कर सकते हैं एविडेंस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए कमीशनर्स को बोल सकते हैं। कोई रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर उनको डिफॉल्ट लगता है किसी एक्स पार्टी के साथ में, यानी किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया है तो वो उस रिप्रेजेंटेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। वो किसी रिप्रेजेंटेशन के ऑर्डर को बाजू भी रख सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर मैटर, यानी कि ये जो सिविल कोर्ट वाली चीज़ें हैं वो तो उनके पास में है ही सही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेचुरल जस्टिस उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो उनके जो भी ऑर्डर्स आएंगे उनको कैसे ट्रीट करना है बॉस? ट्रिब्यूनल के जो भी ऑर्डर्स आएंगे इट इज़ एज गुड एज एनी डिग्री और एनी ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट। जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता है, ठीक है, जैसे उनको आप पूरा लॉफुल मानते हैं उसी तरीके से आपको इसको भी मानना है। ठीक है, हाई कोर्ट मीन्स बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट यहाँ पर सी एनी ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी इन्फोर्स्ड बाय द ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट पेंडिंग therein and it shall be lawful for the tribunal or appellate tribunal to send for execution of its orders to the court within the local limits। यानी कि यार मैंने ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर्स दिए, आपको ऐसे ट्रीट करना है कि वो कोर्ट का ऑर्डर है, क्या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल लिमिट्स में, जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमने ये ऑर्डर दिया है इस रीजन में आपका यहाँ पर ऑर्डर चलेगा, आप जाके प्लीज़ वहाँ पर एग्जामिन कीजिए और एविडेंस लाइए। तो क्या वो एग्जीक्यूशन भी करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट अ कंपनी, अगर कंपनी के अगेंस्ट में केस हो रहा है तो किस रीजन में जाएंगे? लोकल लिमिट्स में के लिए बोला ना, तो जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पर। अगर कोई इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो जहां पर वो रिसाइड करता हो, बिजनेस करता हो, पर्सनली वर्क करता हो, उस एरिया के रीजन के वहाँ पर आप ऑफिसर के पास में जा सकते हैं, डीएसपी के पास जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं, उस लोकल लिमिट्स की अथॉरिटी को आप एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। सो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स यहाँ पर क्या होगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई यार, जुडिशियल मानना है आपको। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर क्या क्या बातें कर ली हमने कि बॉस सबसे पहली बात नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम चलेगा। क्या नेचुरल जस्टिस के साथ में आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है,
उसके बाद में क्या सिविल कोर्ट वाली सारी पावर्स है? यस बिल्कुल है। क्या हाई कोर्ट जैसे या कोर्ट जैसा ऑर्डर माना जाएगा आपका ऑर्डर? यस। क्या एग्जीक्यूशन के लिए लोकल लिमिट्स को आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं? यस। क्या सारे आपके प्रोसीडिंग्स जो है वो लोकल यानी कि जुडिशियल प्रोसेसिंग जैसी होती है क्या? यस। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेक्शन 424। उससे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो 45-45, सुप्रीम कोर्ट के पास 60-60। इन दोनों के बीच में दोनों काम कैसे करेंगे? 3 मंथ्स और 90 डेज। ठीक है, एक्सटेंशन उतना ही मिलता है जितना आपका बेसिक पीरियड था। 3 मंथ से डेज में काउंट करोगे 30-30-30। हालांकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जब डेज लिखा रहता है तो डेज जैसे काउंट करना है, जब मंथ्स लिखा रहता है मंथ जैसे काउंट करना है। ठीक है, बट यहाँ पर याद रखने के लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो गया। नीचे आ गए हम, 424 हमने कंप्लीट कर दिया है। 425 के पास में आते हैं। क्या पनिश करने की पावर्स भी है इनके पास में? यस। जैसे हाई कोर्ट यहाँ पर पनिश कर सकता है। देखिए पूरा पढ़िए ध्यान से। द ट्रिब्यूनल एंड द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सर, यानी कि हाई कोर्ट के खिलाफ में आपने अगर कुछ किया है तो हाई कोर्ट आपको यहाँ पर पनिश कर सकती है। वैसा ही पनिशमेंट यहाँ पर ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल भी दे सकता है। यस, हाई कोर्ट के खिलाफ गए मतलब ये समझना कि ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ गए हो। वैसा ही पनिशमेंट जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी यहाँ पर ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल भी रखता है। सो पावर टू पनिश क्या है? बिल्कुल है सर, हाई कोर्ट जैसी पावर है 425 के अंदर। क्या सर पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं? यस, अपने ऑफिसर्स, अपने एम्प्लॉयज, किसी भी पर्सन को आप ऑथराइज कर सकते हो। ट्रिब्यूनल कौन? ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल कोई भी लोगों को अपॉइंट करके बोल सकता है कि आप प्लीज जाके इंक्वायर कीजिए आप बराबर कि ये मैटर को देखिए आप। ठीक है, विद एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस में भी अपील बिफोर इट एंड टू रिपोर्ट टू इट इन सच मैनर। यानी कि वो किसी भी एम्प्लॉय को, वो किसी भी यहाँ पर बंदे को, ऑफिसर को वो यहाँ पर बोल सकता है कि जाके प्लीज़ जरा इंक्वायरी करके आइए, तो वो यहाँ पर डेलीगेट कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो ये बात हो गई 427 तक। 428 की बात करते हैं, जरा हेडिंग पढ़िए। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ओहो सर, ट्रिब्यूनल ने बोला, पर्सन अपॉइंट किया लिक्विडेटर को कि जाओ भैया लिक्विडेट करो इस कंपनी को, सो इन सो, इसके खिलाफ हमने ऑर्डर निकाल दिया। लिक्विडेटर ने कुछ काम किया, गुड फेथ में काम किया, गलती हो गई। अब क्या सर ये ट्रिब्यूनल इसी के अगेंस्ट एक्शन लेगा क्या? तो 428 कम्स इनटू द पिक्चर और वो बोलता है बॉस हम है ना, कोई भी एक्शन, कोई भी लॉ सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। अगेंस्ट हुम? जरा लिस्ट देखिए ध्यान से। देखिए अपने घर वालों के अगेंस्ट में हम केस नहीं कर सकते ना। हमारे घर वाले अगर गुड फेथ में, ठीक है, ओनली एंड ओनली इन गुड फेथ, अगर हकीकत में गलती हुई है तो सो गुड फेथ में अगर कुछ यहाँ पर काम हो गया है अपने घर वालों से ही, तो फिर हम यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं चलाने वाले हैं। तो 428 बोलता है कि कोई भी, देखो नो से शुरुआत हो रही सेंटेंस की, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट ट्रिब्यूनल इटसेल्फ, एपेलेट ट्रिब्यूनल इटसेल्फ, उनके लोग यानी कि लिक्विडेटर, अदर पर्सन ऑथराइज्ड, अगेंस्ट द एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके चेयरपर्सन, उसके मेंबर, उसके ऑफिसर, उसके एम्प्लॉय, ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट, मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। तो ट्रिब्यूनल में कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो ट्रिब्यूनल के खिलाफ, उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसके मेंबर के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ, एम्प्लॉय के खिलाफ। एपेलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ उनके चेयरपर्सन के खिलाफ, उनके मेंबर के खिलाफ, उनके ऑफिसर के खिलाफ, उनके एम्प्लॉय के खिलाफ। सो इनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी और नहीं ली जाएगी। क्यों भैया? भैया गुड फेथ पे काम कर रहे थे, गलती से हो गया भैया। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और डैमेज caused or likely to be caused by any act which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act। भैया हम तो हमारे फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे थे, हमारी ड्यूटीज निभा रहे थे, गुड फेथ में काम कर रहे थे, लॉस डैमेज हो गया है तो सर गुड फेथ में है, ज़रा माफ़ करिए। तो जो ट्रिब्यूनल है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, अपने लोगों के खिलाफ कोई सूट्स प्रोसीडिंग्स वगैरह यहाँ पर नहीं करेगा अगर सब कुछ गुड फेथ में चलता है। तो 428 मेरे दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है। ज़रा देखिए चिंदी चिंदी कुछ 2 सेक्शंस आए हैं, बस हेडिंग की जरूरत है यहाँ पर। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। यार बॉस जब बात हो गई यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल जब यहाँ पर प्रोसीडिंग्स देख रहा है, किसी ऑर्डर को देख रहा है, प्रोसिक्यूशन यहाँ पर कर रहा है, सिविल कोर्ट कौन होता है बीच में आने वाला? नो जुरिस्डिक्शन, लोकल लिमिट्स वाला सिविल कोर्ट यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सर अगर यहाँ पर आपने बोला ट्रिब्यूनल में प्रेसिडेंट होता है, एक मेंबर होता है जुडिशियल, एक मेंबर होता है टेक्निकल,
सर यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल आपने बोला चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 11 लोग होते हैं। सर अगर इनमें से कोई भी लोग रिटायर हो जाता है, कोई सिक हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो सर आपका ट्रिब्यूनल का जो रेशियो है वो तो खराब हो गया। तो कोई भी सर अगर ऐसी यहाँ पर वैकेंसी होती है, उसकी वजह से क्या यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को गलत बोला जाएगा, क्या इनवैलिडेट कर दिया जाएगा क्या? नो, कोई भी वैकेंसी इनवैलिडेट नहीं करेगी इस एक्ट के प्रोसीडिंग्स को जो भी यहाँ पर ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो सेक्शन से 430 431। अब देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है क्या? बिल्कुल है भैया। ट्रिब्यूनल यहाँ पर खुद जाके थोड़ी लड़ेगा। अब देखिए, ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने जाके लड़ना कोई हंसी मजाक है क्या? अगर कोई पार्टी चाहती है, क्या चाहती है कि बॉस हम अपील कर रहे हैं, तो वो पार्टी खुद आके थोड़ी यहाँ पर केस लड़ पाएगी। तो अगर वो अपना कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी कंपनी सेक्रेटरी को, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को, लीगल प्रैक्टिशनर को अगर वो अपॉइंट करना चाहते हैं टू प्रेजेंट हिज केस, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चिंदी सी बात है। 432 दोस्तों। अब मेरे दोस्तों आखिरी सेक्शन आ गया है 434। देखिए भैया, जरा नाम पढ़िए इसका, ट्रांसफर ऑफ सर्टन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला ना, पहले क्या था, यहाँ पर सीएलबी था, सीएलबी के पास में केसेस रखे हुए थे, क्या उनको ट्रांसफर करके अब यहाँ पर ले आया जाएगा? बिल्कुल। तो वो सेक्शन यही बात कर रहा है। 434 थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स और दे रहा है। क्या बोल रहा है? जितने भी मैटर्स, प्रोसीडिंग्स, केसेस कंपनी लॉ बोर्ड के पास में रखे थे, यहाँ पर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। अच्छा भैया, यहाँ पर कंपनी लॉ बोर्ड ने कुछ डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, अब अपील करना है। यहाँ पर तो आप बोल रहे हो ट्रिब्यूनल के बाद में अपील करना है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, आगे अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट है, पर सीएलबी वाला कहाँ अपील करेगा? तो उन्होंने कहा सीएलबी ने अगर ऑलरेडी कोई डिसीजन दे दिया है और आप अपील करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, आपको 60 डेज का और एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर रीजन सही रहा तो। 60 + 60 हाई कोर्ट। बट ये किसके लिए? सीएलबी वाले के लिए हाई कोर्ट की यहाँ पर परमिशन दी गई है। क्या हाई कोर्ट यहाँ पर है? नहीं है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो हाई कोर्ट से आपको याद रखना कि पहले जब सीएलबी में केसेस होते थे तो हाई कोर्ट के पास में जाने का आपको परमिशन है, अपील करने का परमिशन है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला भैया, किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स है किसके खिलाफ? जरा देखिए, आर्बिट्रेशन की, कॉम्प्रोमाइज़ की, कोई अरेंजमेंट हुआ है, दो कंपनीज का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, किसी कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑलरेडी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में या हाई कोर्ट के पास में वो पेंडिंग थी। भैया, दो कंपनीज ने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनका केस अभी पेंडिंग था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में, तो क्या वो भी ट्रिब्यूनल के पास में आ जाएगा क्या? यस, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब पहला, सीएलबी के केसेस तो ट्रांसफर हो ही जाएंगे। दूसरा, सीएलबी से प्रॉब्लम आ रही है तो हाई कोर्ट के पास में जाओ, 60 + 60। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में अगर कोई चीज़ें पेंडिंग है, आर्बिट्रेशन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए, वाइंडिंग अप के लिए, तो क्या ये केसेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे? यस। बट उन्होंने क्या बोला है? अदर देन केसेस ऑफ वाइंडिंग अप। सर ये तो सिर्फ वाइंडिंग अप की बात करी, अगर वाइंडिंग अप के अलावा कोई केसेस है तो उनका क्या होगा? तो उन्होंने बोला शैल बी ट्रांसफर टू ट्रिब्यूनल, अगर हाई कोर्ट ने उनको रिजर्व नहीं किया है तो। ठीक है, हाई कोर्ट कुछ केसेस को रिजर्व कर देती है, अगर उनको रिजर्व नहीं किया गया है तो उनको भी हम ट्रिब्यूनल के पास में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है रूल्स बनाने के लिए, वो ट्रांसफर कर सकती है, नहीं कर सकती है, सीएलबी को बोल सकती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है दोस्तों, सो जरा ऊपर आ जाइए फटाफट। हमने क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया? यस दोस्तों, हमने यहाँ पर 420 से शुरुआत करी थी, इंट्रोडक्शन समझा था। भैया कोई भी डिस्प्यूट हो आप जा सकते हैं किसके पास में? ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल खुद के ऑर्डर को 2 साल में अमेंड कर सकती है। अगर अपील पेंडिंग है एटी के पास में तो क्या हो पाएगा? यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ट्रिब्यूनल के पास में जाना है 45 + 45, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दोनों को ट्रिब्यूनल के बाद में जरा आते हैं, क्या उसके बाद में आपको अगर और ऊपर जाना है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं? ये 60 + 60 डेज में दोनों स्पीडी डिस्पोजल करेंगे 3 मंथ्स के अंदर, एक्सटेंशन मिलेगा 90 डेज का। आगे चले, प्रोसीजर क्या रहेगा? नेचुरल जस्टिस का रहेगा, सिविल कोर्ट की सारे पावर्स आपके पास में रहेंगे, आपकी डिग्री एज अ कोर्ट डिग्री माना जाएगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा, पनिश कर सकते हैं हाई कोर्ट जैसे, पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को। प्रोटेक्शन है गुड फेथ में, अगर आपके ही लोगों ने, यानी कि ट्रिब्यूनल ने, एपेलेट ट्रिब्यूनल ने, उनके प्रेसिडेंट, उनके चेयरपर्सन, उनके मेंबर्स, उनके एम्प्लॉयज़ ने अगर कोई गलती कर दी है गुड फेथ में, कुछ लॉस और डैमेज हुआ है
तो कोई यहाँ पर एक्शंस नहीं ली जाएगी उनके अगेंस्ट। सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, वैकेंसी इनवैलिडेट नहीं करेगी, लीगल रिप्रेजेंटेशन पार्टीज को हक दिया गया है और सब केसेस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, चाहे सीएलबी के हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में कुछ केसेस रखे हो जो यहाँ पर इन सबसे रिलेटेड हो। ठीक है, सो ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। छोटा सा वीडियो बनाया है यहाँ पर, हमने जिसके बारे में बात करा है वो क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करा है, जो सीए फाइनल लेवल पर आपके लिए छोटा सा टॉपिक था, सेल्फ स्टडी के पर्पज से यहाँ पर बनाया गया है ताकि सब चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाए। 45 60 3 मंथ्स 90 डेज ये चीज़ें हैं, बाकी सब नॉर्मल से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।